तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ क्या बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे होम साइंस का चैप्टर नंबर 3, जो कि आपका पर्यावरण प्रदूषण है। चैप्टर का नाम है पर्यावरण प्रदूषण। इनसे पहले हमने 2 चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी पहले डाल चुका है। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा के सारा क्वेश्चन आंसर भी करा चुके हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर के आप प्ले लिस्ट में उस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ हम लोग देखेंगे होम साइंस का यानी कि पर्यावरण प्रदूषण चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में। किस में पढ़ेंगे? वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि प्रदूषण और उसके बाद मृदा या भू प्रदूषण, इसके विषय में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कि इस चैप्टर से कोई ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, कम क्वेश्चन ही पूछा जाता है। यानी कि इसमें सबसे पहले आपको याद करने से ज़्यादा समझना ज़रूरी है इस चैप्टर में। यानी कि समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक आपको पहले यानी कि हम पढ़ा चुके हैं। बुक 1 में भी ऐसा टॉपिक है पर्यावरण का। ठीक, यानी कि एनसीईआरटी अध्ययन करने का एक फ़ायदा और होता है कि इसको मिला करके बनाया रहता है, ताकि आने वाले जो चैप्टर हो उससे इंगेजमेंट इसका लगे। तो अभी जो हम लोग देखेंगे वो पर्यावरण प्रदूषण देखेंगे। क्या देखेंगे? पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण, सबसे पहले हम जान लेते हैं पर्यावरण होता क्या है। तो पर्यावरण का अर्थ होता है परि जोड़ आवरण। क्या होता है? परि जोड़ आवरण। यानी कि हमारे परिवेश में जितने भी सारा कुछ है, जैसे पेड़ पौधा हो गया, जीव जंतु हो गया, सारा के सारा, तो सब क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। अब प्रदूषण का अर्थ होता है कि जो पोल्यूशन होता है, यानी कि हानिकारक पदार्थ जब किसी भी चीज़ में मिल जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खराबी पहुंचाता है, तो उसको नहीं हम लोग कहते हैं प्रदूषण। यानी कि पर्यावरण प्रदूषण किसको कहते हैं? तो जब हमारे पर्यावरण में अवशिष्ट पदार्थ मिल जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक न हो करके हानिकारक होता है, जिनसे अनेक प्रकार की बीमारियां होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? तो इस प्रकार से याद हो गया। अब पर्यावरण प्रदूषण का जो प्रकार है वो 4 है। कितने हैं? 4 है। पहला जल पर्यावरण प्रदूषण, वायु पर्यावरण प्रदूषण, ध्वनि पर्यावरण प्रदूषण, मृदा पर्यावरण प्रदूषण। यानी कि ये सब है, जिसको हम लोग भू प्रदूषण भी कहते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले कि तीनों का परिभाषा आपको याद होना चाहिए। तो जब हमारे वायुमंडल में अवांछनीय पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ मिल जाता है जिससे कि हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। लेकिन इसी में अब वायु प्रदूषण आ गया, जल प्रदूषण आ गया, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? क्योंकि वहाँ पर तो आपको लिखना होता है। तो जल प्रदूषण कैसे लिखेंगे? तो जब जल में कुछ अवशिष्ट पदार्थ मिल जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक न होकर के हानिकारक होता है, जिनसे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, उसे हम लोग कहते हैं जल प्रदूषण। क्या कहते हैं? जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण जो है उससे अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। जल प्रदूषण से अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। जल प्रदूषण का कारण होता है कि जल प्रदूषण किन किन कारण से होता है। तो इसमें आ जाता है पहला अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि घरेलू अपशिष्ट पदार्थ। अर्थात कि जब घरेलू अपशिष्ट जैसे कचरा, जो खाना पीना हो गया, उनसे जो कचरा होता है, या फिर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उससे जो कचरा निकलता है, गंदगी निकलता है, उस सब को हम लोग क्या करते हैं? पानी में डाल देते हैं, और वही पानी होती है क्या? नाला में बह करके बड़े नदी में या फिर कहीं पे चला जाता है, तो सारा के सारा क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। तो ये घरेलू अपशिष्ट के कारण हो गया। कृषि अपशिष्ट के कारण, अब जैसे खेतीबाड़ी हम किए और सारा के सारा कुछ जो होता है खेत में कटाए और ले करके हम लोग नदी नहर में फेंक देते हैं, या फिर वो नदी नहर में मिल जाता है, तो जिसके कारण भी क्या होता है? यानी कि जल प्रदूषित हो जाता है। तीसरा है औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट, तो ये कैसे होता है? तो औद्योगिक यानी कि अपशिष्ट जो होते हैं कि जब पर्यावरण में
अनेक प्रकार के यानी कि जो औद्योगिकरण हुआ तो उसमें अनेक प्रकार के क्या किया गया कि उसमें अनेक प्रकार के आपको फैक्ट्री लगाया गया। क्या लगाया गया? फैक्ट्री लगाया गया। तो फैक्ट्री से भी क्या हुआ? पर्यावरण प्रदूषित हो गया। शिवम एनी अब कोई बार हाबूता तो न तो अथी कर दिया ओका टिप दिया। अब है कि चमड़ा उद्योग, यानी कि चमड़ा उद्योग से भी क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रदूषित होने लगा जल। अब जैसे चमड़ा उद्योग जहाँ फैक्ट्री है वहाँ पर चमड़ा से हर कुछ वस्तु बनता है, उनसे बनाने से पहले उनको क्या किया जाता है कि चमड़ा को अच्छी तरह से धोया जाता है। अब उसको धोने के लिए जल चाहिए और वही जल क्या होता है? पानी में चला जाता है, साफ पानी में, तो भी क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। तो यह भी एक बड़ा कारण है। आगे आपका है कि कागज़ उद्योग, यानी कि कागज़ उद्योग जो होता है जहाँ पर कागज़ की फैक्ट्री है उसमें जल की काफ़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। उसको साफ करने के लिए, उसको मिलाने के लिए केमिकल उसमें मिलाते हैं, फिर केमिकल मिला करके उसके बाद यानी कि कागज़ बनाया जाता है और उस सारा के सारा जल बड़ी नदी में प्रवाह हो जाती है। तो यह भी एक मुख्य कारण हो गया। आगे है वस्त्र उद्योग कि वस्त्र जब बनता है तो इनसे भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है। आगे है रसायन उद्योग, यानी कि जब केमिकल जहाँ पर बनता है तो उस केमिकल को कारण भी क्या हो जाता है कि प्रदूषित होती है। अब केमिकल को रिएक्ट करने के लिए जल चाहिए और वही सारा के सारा जल कहाँ पर चला जाता है? तो नदी में, नहर में या फिर और जगह पे, तो जिसके कारण जल क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। अब है कि सांस्कृतिक गतिविधियाँ, जैसे मेला लगा, क्या लगा? मेला लगा। अब मेला लगता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि काफ़ी पर्यटक लोग आते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं कि जल का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता है, जल का दुरुपयोग होता है, या फिर वहाँ पर खराब सामान फेंकते हैं जो कि अंदर रिस जाता है और रिसने के कारण भी जल प्रदूषित हो जाता है। या फिर उसी में जा कर के कुछ फेंक देते हैं, कचरा वगैरह फेंकते हैं। पर्यटन स्थल भी यही होता है। तीर्थ यात्रा में लोग जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर अवशिष्ट जो पदार्थ करते हैं, जैसे मलमूत्र हो गया, तो मलमूत्र भी उसी पकड़ के वहीं पे यानी कि साफ सफाई करते हैं, तो उसके कारण भी वहाँ का जल प्रदूषित हो जाता है। आगे है अपर्दन, यानी कि अपर्दन जो होता है इससे भी जल प्रदूषित होता है। यानी कि मिट्टी की कटाव जब होती है ना तो उसको हम लोग कहते हैं अपर्दन। क्या कहते हैं? अपर्दन। जब मिट्टी की कटाव हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपर्दन। क्या बोलते हैं? अपर्दन बोलते हैं। अब यानी कि मिट्टी कटाया और सारा के सारा मिट्टी जल में बह गया, तो उसके कारण भी क्या होता है? जल प्रदूषण हो जाता है, जल प्रदूषित हो जाता है। भूस्खलन होता है, मिट्टी धंस जाता है या मिट्टी गिर जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं भूस्खलन, उससे भी होता है जल प्रदूषित। जीव को सड़ने गलने से भी होता है। अब जैसे कोई जीव मर गया और उसको ले जा करके पानी में फेंक दिए, पोखर में, तो उनसे भी क्या होता है? जल प्रदूषण फैल जाता है, जल प्रदूषित हो जाता है। तो ये सब के सब हमने कारण को जाना कि यहाँ पर जल प्रदूषण के कौन कौन से कारण होते हैं। तो ये सारा के सारा कारण है। अब है कि जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियाँ, जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियाँ कौन कौन है? तो सबसे पहले है दस्त, यानी कि खराब जल का सेवन से दस्त हो जाता है। क्या हो जाता है? दस्त, जिसको हम लोग डायरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरिया बोलते हैं। यानी कि डायरिया जो होता है पानी के खराबी से होता है। यानी कि खराब पानी जब पीते हैं तो उससे क्या हो जाता है? डायरिया हो जाता है। डायरिया एक प्रकार की बीमारी है। अगला हो जाता है आंतों की कृमि, यानी कि आंत में जो होता है ना वो यानी कि अल्सर हो जाता है। अल्सर टाइप के आंत का सूजन आना या फिर आंत में गड़बड़ी हो जाना, ठीक। तो ये भी किसके कारण होता है? तो जल के कारण ही होता है। किसके कारण? जल के कारण। हेपेटाइटिस, जिसको हम लोग पीलिया रोग बोलते हैं। क्या रोग बोलते हैं? पीलिया, जॉन्डिस बोलते हैं। तो ये भी किसके कारण हो जाता है? तो जल के कारण ही हो जाता है, खराब जल का सेवन से हो जाता है। जैसा कि अभी वर्तमान में जल का बहुत ज़्यादा कमी हो गया है। आप देखे होइएगा प्रदूषित नदी,
इनसे भी जल प्रदूषित होता है। यानी कि गंगा यमुना ये सब जो नदियाँ हैं उसमें सारा फैक्ट्री के जो यानी कि सामान वगैरह होता है बनने के बाद अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं सब के सब उसी नदी में फेंका जाता है, जिसके कारण गंगा और यमुना नदी क्या हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। आपने सुना होगा कि गंगा सफाई अभियान, क्या सुने हैं कभी? गंगा सफाई अभियान। आपको अब बताना है, कमेंट में बताना है कि गंगा सफाई अभियान कब चालू किया गया। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गंगा अभियान जो है वो कब चलाया गया, गंगा सफाई अभियान। नमामि गंगे, नमामि गंगे भी एक प्रकार के अभियान था जिसमें क्या किया गया कि गंगा नदी को यानी कि एक शुद्ध नदी के रूप में माना गया, गंगा नदी को एक शुद्ध नदी के रूप में माना गया। अब है कि जल प्रदूषण के निवारण के उपाय, जल प्रदूषण के निवारण के उपाय। तो जल प्रदूषण को रोकने के लिए हम लोग निम्न कदम उठा सकते हैं। कौन कौन से कदम उठा सकते हैं? तो पहला, घरेलू अपशिष्ट को हम लोग जल में नहीं बहाएंगे, घरेलू अपशिष्ट जो होते हैं उसको हम लोग जल में नहीं बहाएंगे। उसके बाद कृषि अपशिष्ट जो होता है उसको एक सुरक्षित जगह पे रखेंगे। चमड़ा उद्योग यानी कि पानी में कचरा वगैरह हम ये सब नहीं डालेंगे। सांस्कृतिक गतिविधियां जहाँ है वहाँ पे हम डस्टबिन डालेंगे। क्या डालेंगे? डस्टबिन डालेंगे। भू अपरदन को रोकने के लिए पेड़ को लगाएंगे जिससे कि भू अपरदन ना हो। जीव यानी कि सड़ने गलने से, जीव जब सड़ जाता है या गल जाता है या मर जाता है तो उसको मिट्टी में जा कर के गाड़ देंगे, मिट्टी में गाड़ देंगे। तो ये सब यानी कि जल प्रदूषण के निवारण के उपाय है। उसके बाद आगे आपका है वायु प्रदूषण। कौन सा है? वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण क्या होता है कि जब वायु में अनेक प्रकार के जहरीली गैस मिल जाता है, अनेक प्रकार के जहरीली गैस मिल जाता है और उन गैस के कारण हमें अनेक प्रकार की बीमारियां का सामना करना पड़ता है, पशु पक्षी बीमार हो जाते हैं। तो यह जो होता है कौन होता है? वायु प्रदूषण। अब है कि वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन है, वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन होते हैं। तो वायु प्रदूषण होता क्यों है? सबसे बड़ा कारण है दहन, ईंधन का दहन। यानी कि हम लोग देखते हैं वर्तमान में बहुत ज़्यादा गाड़ी सब यानी कि चलता है, तो गाड़ी चलने से क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फेंकता है, तो उसके कारण वायु प्रदूषित होती है। सल्फर डाइऑक्साइड, इनके कारण भी वायु प्रदूषण फैलता है। उसके बाद है कि खनन, यानी कि जब हम लोग कोई भी चीज़ खनते हैं या फिर जैसे कि धरती के अंदर से खनन का जब कार्य होता है तो उसमें कोयला निकलता है या फिर और सामान निकलता है, तो उनसे भी क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि उसको गलाने के लिए क्या किया जाता है? तो उस केमिकल का यूज किया जाता है और गलाने के बाद जो धुआं निकलता है तो सारा के सारा वायु में ही मिल जाता है, तो जिसके कारण क्या हो जाता है? वायु प्रदूषण। जिसके कारण क्या होता है? वायु प्रदूषण हो जाता है। उद्योग के कारण, फैक्ट्री जो होता है उससे भी जो जहरीली गैसें निकलती है तो उससे भी यानी कि क्या होता है? वायु प्रदूषित हो जाता है। आगे आपका है ठोस कचरा। अब जैसे कि कोई कचरा वगैरह है तो उनको हम यदि बाहर में फेंक देते हैं तो उनसे भी क्या होता है? वायु प्रदूषण फैल जाता है। अब वायु प्रदूषण से कौन कौन से बीमारी होता है? वायु प्रदूषण से बीमारी हो जाता है तो खास करके श्वसन संबंधी, कौन सी बीमारी? श्वसन संबंधी बीमारी ज़्यादा होता है। जैसे अस्थमा हो गया जिसको दम्मा बोलते हैं, तो ये श्वसन संबंधी बीमारी हो गया। तंत्रिका तंत्र का बीमारी जैसे कि त्वचा संबंधित हो गया, तो ये बीमारियां सब किसके कारण हो जाती है? तो वायु प्रदूषण के कारण। आगे है रक्त परिसंचरण, यानी कि लोगों में रक्त परिसंचरण जो होता है उसकी समस्या आ जाती है, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लो हो जाता है, तो ये सब के सब किसके कारण? तो वायु प्रदूषण के कारण होता है। किसके कारण हो जाता है? वायु प्रदूषण के कारण। अब है
कि जैसे कि प्राकृतिक गैस, कुछ यानी कि प्राकृतिक गैस भी है, उसके कारण भी वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। जैसे धूम्र कोहरा, धूम्र कोहरा यानी कि जब धुएं में आप देखिएगा ठंडी के मौसम में कि कोहरा आ जाता है। क्या आ जाता है? कोहरा आ जाता है। तो जब धुआं जो होता है ना, वो यानी कि फैल जाता है, तो हमको कोहरा जैसा दिखना शुरू हो जाता है। तो वह भी एक वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। उसके बाद आगे आपका है कि वायु प्रदूषण के उपाय, वायु प्रदूषण के उपाय। तो इनके उपाय को हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहला जो उपाय है, यानी कि कोई भी फैक्ट्री जो है, तो उसमें उसकी गैस जो है यानी कि ऊंची यानी कि स्रोत दे करके उसको एक ऐसे जगह पर भेजेंगे ताकि वहाँ पर जीव जंतु सब ना हो, उस जगह पर भेज देंगे। नहीं तो ऊंचे पाइप लगा करके यानी कि जाने देंगे ऊंचा पर, ताकि वहाँ पर जीव जंतु को नुकसान नहीं हो वहाँ से। उसके बाद और हम खनन जहाँ पे कार्य होता है, तो उसको भी प्रबंधन ऐसे जगह पे करेंगे ताकि जहाँ पे लोग न हो, जहाँ पर लोग न जा सके उतना। तो उस प्रकार से हम लोग वायु प्रदूषण को क्या करेंगे? रोक सकते हैं। अब है कि ध्वनि प्रदूषण और भू प्रदूषण है, तो इसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। इसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे और आप लोग इसको क्या कीजिएगा कि नोट कर लीजिएगा, ठीक। और वैसे इसका जो यानी कि PDF का लिंक है, तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और यहाँ हम लोग देखेंगे ध्वनि प्रदूषण और उसके बाद भूमि प्रदूषण या भू प्रदूषण, एकदम अच्छी तरीका से यानी कि हम लोग देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा के पूरा देखिएगा। और इस वीडियो का PDF जो है यानी कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। क्या देखते हैं? ध्वनि प्रदूषण। तो सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण होता क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। कि देखिए, यानी कि ध्वनि भी एक प्रकार के क्या है? प्रदूषण ही है। ध्वनि भी एक प्रकार के क्या है? प्रदूषण है। यानी कि जब अत्यधिक शोर होने लगे या फिर हॉर्न, स्पीकर ज़्यादा बजने लगे, जो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाता है या फिर हमारे काम धंधा में बाधा उत्पन्न करता है या हमारे नींद में हरासमेंट उत्पन्न करता है या मानसिक तनाव उत्पन्न करता है, तो वो सब के सब जो है ध्वनि प्रदूषण है। क्या चीज़ है? ध्वनि प्रदूषण। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यानी कि मानव जो है अपने कान से 85 डेसिबल से अधिक यदि शोर को सुनता है, तो वह जो है सो यानी कि उसके कान को क्या करता है? हानिकारक होता है, यानी कि हानि पहुंचाता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के कारण कौन कौन है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण किनके कारण हो सकता है। तो ध्वनि प्रदूषण का जो कारण है, तो वह यानी कि 2 प्रकार से है। एक तो प्राकृतिक और दूसरा जो है कृत्रिम। एक जो है प्राकृतिक रूप से होता है, यानी कि जिन पर हमारा कोई जोर नहीं है, हमारे बस में नहीं है। तो उसमें आ जाता है बादल की गर्जन, यानी कि जब वर्षा के समय, बरसात के मौसम में जब जोर से बारिश जो होती है या उनसे पहले या फिर उसी बीच में बादल यानी कि जोर से गरजते हैं, तो उससे भी क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है, यानी कि वो भी हमारे कान को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। अब जैसे रात में बारिश होती है और जोर से यदि बारिश हुई और गर्जन हुआ, तो आप यदि सोए रहेंगे तो आपका भी नींद क्या होगा? खुल जाएगा। उसी प्रकार से बिजली कड़कती है, उससे भी यानी कि प्रदूषण होता है। फिर है भूकंप, या फिर भूकंप जैसे कि आया, तो भूकंप के साथ क्या होता है? जमीनी स्तर में गड़गड़ाहट होती है, जमीनी स्तर में गड़गड़ाहट होती है। तो ये सब के सब भी क्या है? तो यानी कि ध्वनि प्रदूषण के कारण है। उसके बाद ज्वालामुखी, यानी कि ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है,
तो उससे भी ध्वनि प्रदूषण होती है, उससे भी आवाज़ काफ़ी मात्रा में निकलता है जो कि मानव को क्षति पहुंचाता है। तो ये भी सब क्या है, ध्वनि प्रदूषण का कारण है। ये तो प्राकृतिक कारण था। अब है कृत्रिम कारण, यानी कि औद्योगिक मशीन, यानी कि कारखाना जो चलता है उनमें अत्यधिक मशीन होता है, मशीनें से आवाज़ उत्पन्न होती है, तो वह भी क्या है, ध्वनि प्रदूषण का कारण है। परिवहन के साधन, अब जैसे कि आजकल देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गाड़ी घोड़ा सब चल रहा है, उसमें क्या होता है कि बेवजह के यानी कि हॉर्न बजाते रहते हैं, ठीक, या फिर उसकी आवाज़ आती रहती है, तो वो भी क्या है, आपका ध्वनि प्रदूषण के कारण। मनोरंजन के साधन, अब जैसे कि कहीं पर बैंड वगैरह ये सब बज रहा है, या फिर आपका सामाजिक काम हो रहा है, तो उनसे लाउड स्पीकर जो बजता है उनसे भी यानी कि प्रदूषण फैलता है। सामाजिक क्रियाकलाप, जैसे कि कोई गाना बजाना या फिर और चीज़ जो होता है, उनमें यदि उसके साउंड को बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया जाए तो उससे भी क्या हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। तो ये सब के सब था ध्वनि प्रदूषण के कारण। अब है कि ध्वनि प्रदूषण के कारण होता क्या क्या है, यानी कि उनका प्रभाव क्या होता है। तो ध्वनि प्रदूषण के कारण पौधे की जो वृद्धि होती है वो रुक जाता है। पौधे की वृद्धि जो होती है वो क्या होता है, रुक जाता है। मानव के कार्य क्षमता में क्या होता है, ह्रास आ जाता है, यानी कि मानव जो होते हैं अपना काम अच्छा तरीका से नहीं कर पाता है। यानी कि मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं और आगे जा कर के या पीछे जा कर के दाएँ बाएँ जा कर के और शोर करने लगे तो आप बढ़िया से काम कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए मानव के क्रियाकलाप में भी क्या होता है, हानि पहुंचा जाता है। मानसिक तनाव उत्पन्न होने लगता है, मानसिक तनाव उत्पन्न होने लगता है। उसके बाद श्रवण शक्ति घट जाता है, यानी कि जो व्यक्ति अत्यधिक शोर में रहता है ना, उसका धीरे 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 श्रवण शक्ति जो होता है वो घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। अगला है कि नींद की बीमारी होने लगता है, यानी कि जैसे कि आप सोए हुए हैं और यदि आपको लाउड स्पीकर बजा दिया जाए तो आपका नींद कमी हो जाएगा, जिसके कारण आपको बीमारी उत्पन्न हो सकती है, नींद की बीमारी हो जाती है, यानी कि नींद आता ही नहीं है। तो ये सब के सब था प्रभाव किसका, तो ध्वनि प्रदूषण का। अब है कि इसके नियंत्रण के उपाय, यानी कि अब इसको हम नियंत्रण कैसे करेंगे वो देखा देगा। तो यानी कि इसका उपाय कैसे करेंगे, तो जो स्पीकर वगैरह है तो उसको हम कम साउंड में बजाएंगे। क्या करेंगे, कम साउंड में बजाएंगे ताकि शोर शराबा उतना ना हो। उसके बाद जो गाड़ी सब चल रहा है तो स्वचालित जो वाहन सब चल रहा है उसका कम प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, कम प्रयोग। बेवजह के हॉर्न नहीं बजाएंगे, सीटी जो होता है उसको बेवजह का हम नहीं बजाएंगे। उसके बाद औद्योगिक की स्थापना, यानी कि कल कारखाना की हम स्थापना यदि करते हैं तो बस्ती से दूर करेंगे। गांव जो है बस्ती है उनसे दूर करेंगे ताकि वहाँ मशीन चले तो उसका आवाज़ यानी कि गांव तक नहीं आए, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण कम हो सकता है। उसके बाद आगे है आतिशबाजी पर रोक, यानी कि शादी विवाह फंक्शन में पार्टी में इन सब में पटाखा छोड़ते हैं। क्या करते हैं, पटाखा छोड़ते हैं, तो उसके कारण भी क्या हो जाता है, आपका ध्वनि प्रदूषण होता है। तो यदि हम उस पर भी रोक लगा देंगे तो यह सब नहीं होगा, उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। तो ये सारा के सारा क्या था, ध्वनि प्रदूषण के बारे में आपको केवल समझना है, ठीक, क्योंकि अच्छे से यदि समझ लीजिएगा तो आपको यहीं पर सारा के सारा याद हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं भू प्रदूषण। तो भू प्रदूषण क्या होता है, थोड़ा कैमरा को हम देख लेते हैं। तो भू प्रदूषण जो होता है इसको हम लोग मृदा प्रदूषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा प्रदूषण कहते हैं। अब जैसे कि मृदा प्रदूषण होता क्या है कि हम लोग जानते हैं कि मिट्टी में बहुत प्रकार के पौष्टिक आहार है, खनिज लवण ये सब के सब मिट्टी में है, और यदि यही निश्चित मात्रा में न हो करके अनिश्चित मात्रा में हो, निश्चित मात्रा में न हो करके अनिश्चित मात्रा में हो जाता है तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण या भू प्रदूषण। तो आशा करता हूं कि आपको भू प्रदूषण समझ में आ गया होगा। उसके बाद कि इसका कारण क्या है,
इसका कारण क्या है? तो भूमि यानी कि खराब क्यों हो जाता है? तो इसका कारण है, बहुत सारा कारण है, जैसे रासायनिक उर्वरक का ज़्यादा इस्तेमाल। आजकल देख रहे हैं कि किसान लोग क्या करते हैं, रासायनिक खाद को ज़्यादा यूज कर रहे हैं, प्राकृतिक खाद को यूज नहीं कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि भूमि की गुणवत्ता खत्म हो जाती है, भूमि की गुणवत्ता ह्रास होने लगती है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, मृदा प्रदूषित हो जाता है। उसके बाद है कि वनों की अंधाधुंध कटाई, यानी कि वन जो होता है अंधाधुंध उसको काटते हैं, भू अपरदन हो जाता है, जिसके कारण मृदा क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। अपशिष्ट पदार्थ का सड़ना, अब जैसे कोई भी चीज़ कचरा वगैरह ये सब हुआ, अपशिष्ट पदार्थ यदि फेंक दिए और वो सड़ गल जाता है, जमीन पर रह जाता है, तो वहाँ का देखिएगा तो फसल अच्छा ही नहीं होगा, मृदा क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ये भी कारण है। उसके बाद है कि कीटनाशक का छिड़काव। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि किसान या फिर जगह जगह पे कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, जैसे 2,4 का, DDT का, इन सब का यानी कि छिड़काव किया जाता है। उनसे भी क्या होता है कि भू प्रदूषण हो जाता है। घरेलू कचरा जो है, घरेलू कूड़ा करकट, जैसे साबुन या डिटर्जेंट या फिर कपड़ा धोते हैं या फिर बर्तन धोते हैं, तो इन सारा के सारा पानी को यानी कि हम कहीं पर फेंक देते हैं या फिर कहीं पर रख देते हैं, तो उनसे भी क्या होता है, यानी कि भू प्रदूषण। तो इनको हम लोग ऐसे नहीं रखना चाहिए, कहीं पर दूर दराज फेंक देना चाहिए या जलाशय में बहा देना चाहिए, जो अनुपयुक्त है, जिसका उपयोग नहीं होता है। आगे आपका है कि भूमि प्रदूषण के कारण होता क्या क्या है। तो भूमि की उर्वरता में कमी आ जाती है, भूमि की उर्वरता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। उसके बाद दूषित अनाज, यानी कि अनाज जो होता है वो दूषित हो जाता है। अब जैसे कि हम लोग ज़्यादा खाद दिए, खाद नहीं, उर्वरक दिए, रासायनिक उर्वरक, और उनसे जो अनाज उत्पन्न हुआ और उसका हम लोग सेवन करेंगे, तो उससे भी क्या हो जाएगा, अनेक प्रकार की बीमारियां होगी। दूषित अनाज से क्या होगा, अनेक प्रकार के बीमारी वगैरह हो जाता है। तो ये सब इनका प्रभाव है। अब है कि इनको हम लोग रोकथाम कैसे करेंगे, कौन सा उपाय है, तो प्राकृतिक खाद का प्रयोग करेंगे, यानी कि रासायनिक उर्वरक की जगह पर किसका प्रयोग करेंगे, प्राकृतिक खाद का उपयोग हम लोग करेंगे। उसके बाद कूड़े या जो भी घर के अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको, यानी कि खराब जलाशय में, जिसका जल पीने वाला नहीं है या फिर जिसका जल पशु पक्षी और वगैरह नहीं पीता है, उस जल में हम लोग प्रवाहित कर देंगे। तो क्या होगा कि यह भूमि प्रदूषण रुक सकता है। उसके बाद कीटनाशक का प्रयोग हम लोग एकदम कम करेंगे, न के बराबर करेंगे, कीटनाशक का प्रयोग कम करेंगे। वृक्षारोपण करेंगे, जिससे कि मृदा अपरदन न हो, जिसे मृदा अपरदन नहीं हो। उसके बाद मृत जानवर को, जो अवशिष्ट पदार्थ सब होता है या मृत जानवर होता है, सड़े गले पदार्थ होता है, उनको ऐसे ही हम फेंक नहीं देंगे, उसको क्या करेंगे, तो मिट्टी में गाड़ करके और छोड़ देंगे, ताकि मिट्टी यानी कि ऊपर का जो मिट्टी रहे उपजाऊ भी हो जाए और उसके बाद उसका दूषित भी ना हो। तो ये सारा के सारा कारण था, उपाय यानी कि किसका, तो भूमि प्रदूषण का। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण से यानी कि जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण प्रदूषण से जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यानी कि पर्यावरण के प्रदूषण से जीवन पर अनेक प्रकार के प्रभाव पड़ता है, ठीक। अब जैसे अनेक प्रकार की बीमारी हो जाती है, या लोग वहाँ शहर छोड़ करके अलग चले जाते हैं, या उस एरिया को छोड़ करके अलग चले जाते हैं, तो ये सब पर्यावरण प्रदूषण के यानी कि कारण होता है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि केवल पर्यावरण के कारण मानव के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले कि जैसे कि देखिएगा कि जहाँ का पर्यावरण जिस हिसाब से रहेगा, मानव उसी हिसाब से ढल जाता है, मानव उसी हिसाब से ढल जाता है। अब जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ी इलाका पर है, कहाँ पर है, पहाड़ी इलाका पर है, तो देखिएगा उसका रहन सहन, उसका वातावरण, उसका वेशभूषा, उसका घर, सारा के सारा एक अलग रहेगा। लेकिन जो मैदानी भाग में है उसका हर चीज़ क्या होता है, अलग रहता है।
तो यानी कि लोग वहाँ पर क्या करते हैं कि घर का बनावट, रहन सहन सब के सब यानी कि ख़त्म हो जाते हैं, उसका अलग हो जाते हैं। जैसे मैदानी भाग में है तो लोग ईंटे के घर बनाते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाका पे लकड़ी का घर बनाते हैं, क्योंकि वहाँ लकड़ी ज़्यादा मिलता है। ठीक उसी प्रकार से देखिएगा कि व्यवसाय पर प्रभाव, व्यवसाय पर उसका भी प्रभाव पड़ता है कि जो लोग समुंदर के किनारे हैं वो मछली पालना ज़्यादा पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि मछली सहज से उसको मिल जाता है, मछली का व्यापार करेंगे। लेकिन जो लोग यदि व्यापारी यानी कि भूस्थल पर यानी कि मैदानी भाग में है तो दूसरा व्यापार करेंगे। उसी प्रकार से जनसंख्या पर भी प्रभाव पड़ता है कि जहाँ पर पहाड़ी इलाका है वहाँ जनसंख्या कम होता है, मैदानी इलाका है तो वहाँ का जनसंख्या ज़्यादा होगा। भोजन पर प्रभाव, यानी कि जो लोग मैदानी भाग में रहते हैं तो वो सब अपना भोजन इन सब को खाते हैं, जैसे कि चावल दाल सब्जी ये सब हो गया। लेकिन जो आदमी व्लादिवोस्टॉक में या जो आदमी रूस में या फिर जो आदमी यानी कि लद्दाख में रहते हैं या फिर जो आदमी देखिए जैसे कि जम्मू कश्मीर या फिर चले आइए नीचे की ओर तमिलनाडु, तो वहाँ का भोजन वगैरह खाना पीना सब दूसरा है, तो इस पर भी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद अगला है कि वस्त्र पर प्रभाव, यानी कि लोग वस्त्र भी अपने पर्यावरण के हिसाब से ही पहनते हैं। अब देखिएगा कि गर्मी के दिनों में जैसे कि यहाँ पर हम लोग लुंगी, धोती या फिर यानी कि हाफ शर्ट पैंट ये सब पहनते हैं, लेकिन इसी मौसम में लद्दाख के आदमी जो है दूसरा चीज़ पहनते हैं। यहाँ पर ठंडी लगता है तो केरल में कुछ और अपना मौसम रहता है, तो यानी कि उनके वस्त्र पर भी प्रभाव पड़ते हैं। तो ये था पर्यावरण के प्रभाव। अब है कि कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव, जैसे स्वास्थ्य पर प्रभाव, यानी कि लोगों का स्वास्थ्य पर्यावरण के हिसाब से ढल जाता है। कला साहित्य, जो लोग जिस पर्यावरण में रहते हैं, जैसे मधुबनी कला पेंटिंग, मधुबनी कला पेंटिंग यानी कि वहाँ के अधिकांश आदमी को देखिएगा तो सब के सब यानी कि कला में निपुण है, पेंट वगैरह करने में क्या है, निपुण रहता है। उसके बाद आगे यानी कि संस्कृति पर प्रभाव, जैसे कि आपका गरबा डांस हो गया, बिहार में आता है, जट जटिन हो गया। उसी प्रकार से आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए तो वहाँ पर कथक है, केरल में चले जाइए तो कथकली है, उसी प्रकार से तमिलनाडु में चले जाइए भरतनाट्यम है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम पर भी प्रभाव पड़ जाता है। आदमी का जो होता है कार्य क्षमता, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे अपने यहाँ जो लेबर मजदूर होते हैं वो यानी कि अमूमन 8 घंटा ड्यूटी करते हैं। कितने? 8 बजे आते हैं और 5 बजे चले जाते हैं। ठीक, 8 बजे आते हैं, 5 बजे या 6 बजे के करीब में चले जाते हैं, तो 7-8 घंटा अपना ड्यूटी करते हैं। लेकिन यही व्यक्ति जब आगे दिल्ली में चला जाता है या फिर कहीं चला जाता है तो 12 घंटा इनको ड्यूटी करना पड़ता है। तो इस प्रकार से यानी कि अपना कार्य क्षमता में भी उसका प्रभाव आ जाता है। तो ये था उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव, किसका? पर्यावरण का, यानी कि पर्यावरण के अनुसार अपना ढल जाता है। आगे एक टॉपिक आपका है भू निम्नीकरण। क्या है? भू निम्नीकरण। भू निम्नीकरण क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो भूमि निम्नीकरण का अर्थ होता है कि दिन प्रतिदिन यानी कि भूमि के जो उर्वरता शक्ति होता है उसमें कमी आ जाना। उसमें क्या आ जाना? कमी आ जाना। तो कमी किसके कारण आता है? तो भू प्रदूषण के कारण आता है। अब इसका कारण क्या क्या है? तो मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव हो जाना, जलाक्रांतता जैसे बारिश से नहीं होना, भू क्षरता यानी कि भूमि में जो होती है एक कीटनाशक या फिर ये सब करने के बाद जो यानी कि उसकी पोषक तत्व में कमी आ जाती है, तो वो सब कचरा वगैरह फेंक देते हैं, तो इनसे भी होता है। तो ये सब भू निम्नीकरण के कारण थे। आगे इसमें आपको पढ़ना है केस अध्ययन। क्या चीज पढ़ना है? केस अध्ययन के बारे में। तो देखिए केस अध्ययन, तो ये क्या चीज है देखिए। तो केस अध्ययन क्या है
कि इसमें एक ऐसा अध्ययन होता है कि जो एक पार्टिकुलर समूह के बारे में या फिर किसी व्यक्ति के बारे में या फिर किसी संगठन के बारे में आपको बताया जाएगा, उसके बारे में आपको गहन जानकारी दी जाएगी, उसको आपको समझाया जाएगा, उसके विषय में आपको उसके भविष्य के बारे में बताया जाएगा, उसके पास्ट के बारे में बताया जाएगा, जिससे कि आपको कुछ ज्ञान हो। तो यही कहलाता है केस अध्ययन। तो ये कहलाता है क्या चीज़? केस अध्ययन कहलाता है। और केस अध्ययन में आपकी एनसीईआरटी बुक में क्या है कि एक रमेश नाम के व्यक्ति हैं। कौन सा है? रमेश नाम के व्यक्ति हैं जो कि अपने ठेकेदार के साथ अपना काम करते हैं। उनके घर में माता पिता, छोटे भाई बहन और उनके पत्नी, ये सब उनके फैमिली में रहते हैं। और गांव में तो जानते ही हैं कि 1-2 महीना काम मिलेगा, फिर सालों भर काम नहीं मिलेगा। तो यानी कि वो बाहर चला गया कमाने के व्यू से बाहर चला गया। और बाहर जब गया तो ठेकेदार में काम करने लगा वेल्डर का। किसका काम करने लगा? वेल्डर का काम करने लगा। और वो कभी जयपुर जाते थे तो कभी मुंबई चले जाते थे, कभी जामनगर चले जाते थे, तो अहमदाबाद चले जाते थे, गुजरात चले जाते थे, सूरत चले जाते थे। यानी कि जहाँ जहाँ उसका ठेकेदार जाता था वहाँ वहाँ वो भी यानी कि चले जाते थे। और कितना पैसा भेजते थे? तो साल में 20,000 रुपया। कितना भेजते थे? 20,000 रुपया। उसी से उसका अपना परिवार भरण पोषण करते थे। जब ये बाहर नहीं गए थे तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती थी। इनके परिवार को चलाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती थी। खाने के लिए अन्न भी नहीं था, इनको मजबूरन में बाहर जाना पड़ा। जब वहाँ गए तो साल में 20,000 रुपया भेजते थे, जिनसे उनका पूरा परिवार चलता था। और उसके बाद इनके माता पिता कुछ उसमें से रख करके धीरे धीरे अपना जगह ज़मीन खरीद लिए, घर भी बना लिए, मकान भी बना लिए, बहन की विवाह भी कर लिए। तो ये इनका रमेश का कहानी था। इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज़? केस अध्ययन। अब इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, तो आप हम लोग को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिला है। उसके बाद आप लोग इसमें बता सकते हैं कि आप मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए आप कौन से कदम उठाएंगे। एक यानी कि आप ये क्वेश्चन बताइए हमको कि नमामि गंगे कब लागू किया गया। नमामि गंगे यानी गंगा सफाई अभियान कब लागू किया गया। चलिए तो रहने देते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।